दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 12 विद्युत पार्ट 7। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे इसमें हम देखते हैं जूल का नियम या जूल का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तीनों एक ही हैं, आप कुछ भी कह दीजिए। जूल का नियम या जूल का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध में आई धारा को टी समय के लिए, आर का मान कुछ भी हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। आई का मान भी कुछ भी हो सकता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। और जो टी यानी समय दे रखा है उसका मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जितने समय के लिए हम आई धारा को प्रवाहित करेंगे। जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई विद्युत उपकरण या धातु का तार होगा। जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध में आई धारा को टी समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार गर्म होने लगता है, अर्थात वहां ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जैसा कि दोस्तों आपने विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी आदि देखे होंगे। जब हम इनमें अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, धातु के तार या वायर होते हैं। जब उन धातु के तार में विद्युत धारा अधिक समय के लिए प्रवाहित होती है तो वो धातु के तार गर्म होने लगते हैं और वो हीटिंग करते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और यह ऊष्मा क्या करती है, आसपास के क्षेत्र को भी गर्म कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यह तो एक कॉमन सी बात है, अगर हम किसी भी विद्युत उपकरण में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म होगा। हाँ, ये कॉमन सी बात तो है, लेकिन इस वैज्ञानिक ने यानी जो जूल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह भी बताया कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी हम गणना भी कर सकते हैं। यह उनका महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ रखी है और हमने यहाँ पे आर प्रतिरोध को जोड़ रखा है। आर प्रतिरोध के समांतर में हमने वोल्ट मीटर को जोड़ रखा है और श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पे अमीटर भी जोड़ दिया है। कुंजी जो कि बंद अवस्था में है और परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा हम टी समय तक प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम आई धारा को टी समय तक आर प्रतिरोध में से प्रवाहित करते हैं तो आर प्रतिरोध क्या होता है, गर्म होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जूल के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H, जो ऊष्मा होती है उसे हम लिखते हैं H से। जूल के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो H समानुपाती आई स्क्वायर, आई क्या है, धारा है, आई स्क्वायर, जो आई के ऊपर ये जो दो घात लगी है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। और जो ये चिन्ह है ये समानुपाती का चिन्ह है। तो H समानुपाती आई स्क्वायर या आई का वर्ग। तो इसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, यानी इसे भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ऊष्मा H धारा के वर्ग के, तो पहले आपको धारा लिखनी है, फिर उसके ऊपर जो वर्ग यानी स्क्वायर लगा है उसे लिखना है। ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी फिर हमें क्या करना है, ये जो चिन्ह है वो लिखना है। ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती अथवा अनुकर्मानुपाती होती है। समानुपाती कह दो या अनुकर्मानुपाती कह दो, बात एक ही है। आगे देखते हैं H समानुपाती R, यानी ऊष्मा H होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। फिर हम देखते हैं H समानुपाती स्मॉल t,
यानी ऊष्मा H होती है वो समय के समानुपाती होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी H समानुपाती I स्क्वायर R स्मॉल टी। H समानुपाती I स्क्वायर R स्मॉल टी। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगता है, साथ में ही एक नियतांक भी लगता है। नियतांक क्या होता है दोस्तों? नियतांक एक ऐसी राशि होती है जिसका मान नियत या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने नियतांक लगाया है कैपिटल के का मान क्या होता है? यहाँ पे एक होता है, तो के बराबर एक। तो जब भी हम यहाँ पे के बराबर एक रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो यह होता है जूल नियम से एक सूत्र, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही सूत्र आपको याद रखना है और यही आपके काम में आएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसे ही जूल का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे हम कैपिटल जे से लिखते हैं। अगर दोस्तों आपके 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जूल नियम पर, तो आपको पूरा का पूरा लिखना है जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम के अलावा जितना भी लिखा है पूरा लिखना है। और अगर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जूल के अनुसार यहाँ से स्टार्ट करना है। जो डायग्राम के नीचे लिखा है जूल के अनुसार यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसे ही जूल का नियम कहते हैं, यहाँ तक लिखना है। और जो इसमें ये भाषा लिखी हुई है, ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये तीनों ही भाषा नहीं लिखनी है अगर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम जूल नियम पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी हर सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। यानी हमें ऊष्मा निकालनी है। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर में सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो दिया है आर यानी प्रतिरोध बराबर 4 ओम, आई यानी धारा बराबर 5 एम्पियर, टी यानी समय बराबर 1 सेकेंड। तो हम इसमें सीधा सूत्र लगा देंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई हमें दे रखा है, आर दे रखा है, टी भी हमें दे रखा है। तो आई कितना है? 5 एम्पियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई 5 लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर या वर्ग लगा देंगे। फिर हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे। इंटू के बाद आर का मान कितना दे रखा है? 4 ओम, तो हम 4 ओम लिख देंगे। इंटू करके टी कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, तो हमने 1 सेकेंड लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 5 का वर्ग कितना होता है? 5 25, यानी 5 का वर्ग 25 होता है। फिर इंटू 4 इंटू 1, तो 25 और इंटू 4 करते हैं तो कितना आ जाता है? 100 जूल आ जाता है। तो H बराबर 100 जूल। जे क्या है? जूल है। जे ऊष्मा का मात्रक है, तो H बराबर 100 जूल आ जाता है। यानी जब हम 4 ओम प्रतिरोधक से 5 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो 100 जूल होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 8 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी हर सेकंड यानी 1 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है प्रतिरोधक के सिरों पर। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ओम नियम से जो एक सूत्र आता है V बराबर आई आर, वो लगाते हैं। तो यहाँ पे R तो हमें ज्ञात है लेकिन हमारे पास I नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऊष्मा दे रखी है।
तो हम क्या करेंगे, जूल नियम से जो सूत्र आया है वो लगाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओम नियम से जो सूत्र आता है V बराबर आई आर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आई और आर के मान रखेंगे और विभवांतर निकालेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो दिया है आर यानी प्रतिरोध बराबर 8 ओम, उष्मा H बराबर 200 जूल, समय T बराबर 1 सेकेंड दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जूल नियम से जो सूत्र आया था H बराबर आई स्क्वायर आर टी, उससे हम I का मान निकालते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम I का मान निकालते हैं। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, हमें निकालना है I। तो हम क्या करेंगे, पहले I का सूत्र बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो R और T गुणा में है उसे जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग में चला जाएगा। तो H बटे आर टी बराबर आई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, अब जो स्क्वायर यानी वर्ग दे रखा है उसे भी हम दूसरी साइड भेजते हैं। जब हम वर्ग को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो रूट में यानी वर्गमूल में चला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, रूट या वर्गमूल H बटे आर टी बराबर आई। जो भी राशि हमें निकालनी होती है उसे हम रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो आई बराबर रूट में H अपॉन आर टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो H कितना दे रखा है, 200 जूल, R कितना दे रखा है 8, इंटू में T कितना दे रखा है 1 सेकेंड। 200 के अंदर 8 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो आई बराबर 5 एम्पियर आ जाएगा, यानी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं ओम नियम से, V बराबर आई आर। आई हमने ज्ञात कर लिया है, आर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो आई 5 इंटू 8, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा। यानी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या जूल के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग या उपयोग। तो पहला देखते हैं, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर आदि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। इन सभी में उच्च प्रतिरोध वाला धातु का तार लगा होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है, वह तार ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग विद्युत इस्त्री में कपड़ों को प्रेस करने में, विद्युत टोस्टर में टोस्ट को गर्म करने में, विद्युत केतली में चाय गर्म करने में, विद्युत हीटर में रोटी सेकने में या फिर कमरे को गर्म करने में किया जाता है। फिर देखते हैं दूसरा उपयोग, विद्युत तापीय प्रभाव का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे बल्बों से प्रकाश उत्पन्न करना, आपने बल्ब देखा ही है जो येलो कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का एक तार होता है, वह टंगस्टन का होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह इतना गर्म हो जाता है कि वह येलो कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन धातु, जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। यानी जो बल्ब होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसें भी भरी होती हैं। इससे क्या होता है, जो धातु का जो तार होता है बल्ब के अंदर, उसकी जो आयु होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग है, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज भी तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यानी विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज भी तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। निम्न गलनांक वाली धातुओं का उपयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है।
दोस्तों कभी कभी हमारे घरों की लाइट चली जाती है तो आपने सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक फ्यूज क्या होता है, एक धातु का तार होता है जिसका गलनांक निम्न होता है। तो जब भी परिपथ के अंदर धारा का मान ज़्यादा होता है तो यह फ्यूज तार क्या होता है, गल कर टूट जाता है और आगे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण हमारे घरों में जो लगे उपकरण होते हैं उन तक वह उच्च धारा नहीं पहुंचती है, जिससे विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इसे इसे यानी फ्यूज को इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। यदि विद्युत परिपथ में धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज पिघल जाता है और धारा परिपथ में प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिससे विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।